Hello students, I am Gitanjali and today I am taking chapter 6 of Attitude and Social Cognition for term 2 class 12th. So students, in this chapter we are going to understand what attitudes are, explaining social behavior, nature and components क्या हैं एटीट्यूड के, एटीट्यूड फॉर्मेशन कैसे होती है, एटीट्यूड चेंज कैसे होता है, प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, सोशल कॉग्निशन, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं. तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इज़ एक्सप्लेनिंग सोशल बिहेवियर. अब सोशल बिहेवियर की अगर बात करें तो सोशल बिहेवियर क्या है? सोशल बिहेवियर इज़ अ नेसेसरी पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. बेसिकली सोशल बिहेवियर में ह्यूमन लाइफ का ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है. और इसमें सिर्फ ये नहीं कह सकते हम कि हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं वो सोशल होने के लिए काफ़ी है. बिहेवियर जो आप एक सोसाइटी में अटेन करते हैं दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो दैट डिफाइंस योर बिहेवियर इन द सोसाइटी. तो इसमें सोशल साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल रहता है. जैसे कि आपने पहले पढ़ा होगा कि सोशल साइकोलॉजी जो होती है इट डील्स विद ऑल बिहेवियर्स दैट टेक्स प्लेस इन द एक्चुअल, इमेजिन और इम्प्लाइड प्रेजेंस ऑफ अदर्स. यानी कि हम एक्चुअली इमेजिन करते हैं और दूसरों की प्रेजेंस में हम कैसे बिहेव करते हैं, वो सारी स्टडीज़, जो वो बिहेवियर्स की जो स्टडीज़ होती है वो सारी हम सोशल साइकोलॉजी में करते हैं. अब क्या इफ़ेक्ट होता है सोसाइटी का या जब हम किसी के सोसाइटी के टच में होते हैं और तब हमारा जो बिहेवियर होता है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है या कैसे वो डिफ्रेंशिएट होता है, इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे. कि जैसे इफ़ यू हैव टू मेमोराइज अ पोएम एंड रिसाइट इट, यू मे हैव नो प्रॉब्लम इन डूइंग दिस व्हेन यू आर बाय योर सेल्फ, बट इफ़ यू हैव टू रिसाइट दिस पोएम to an audience, so your performance might get influenced. Why? Because now you are in a social situation, राइट. आप एक सोशल सिचुएशन में हो, इसीलिए आपकी जो परफॉर्मेंस है उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है. अभी तक आप जो परफॉर्म कर रहे थे वो आप इंडिविजुअली, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि आप किसी मिरर के सामने खड़े होके कोई पोएम रिसाइट कर रहे हो, राइट, तो वो एक अलग चीज़ हो गई. लेकिन अब आप वो पोएम एक पब्लिक के सामने, किसी के सामने, पब्लिक फिगर के सामने आप प्रेजेंट कर रहे हो, तो आप नेचुरली आपका जो परफॉर्मेंस है उस पर इन्फ्लुएंस आता है उस चीज़ का. तो इस तरीके से कह सकते हैं कि सोशल सिचुएशंस जो होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर को इम्पैक्ट करती हैं. तो ये सारे चीज़ें हैं जिससे हम समझ सकते हैं. अब सोशल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो एग्जामिन करते हैं कई फॉर्म सोशल बिहेवियर्स के और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. तो सोशल इन्फ्लुएंसेस और पीपल जो होते हैं, जो लोग, वो व्यूज़ बना लेते हैं, एटीट्यूड्स बना लेते हैं दूसरे लोगों के बारे में अबाउट डिफरेंट इश्यूज इन लाइफ दैट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ बिहेवियरल टेंडेंसीज. कि किसी की क्या टेंडेंसी है, हाउ अ पर्सन इज़ बिहेविंग, उससे रिलेटेड लोग अपने व्यूज़, अपने विचार बना लेते हैं कि सामने वाला अगर ऐसे बिहेव कर रहा है तो इसके पीछे ये रीज़न हो सकता है. तो उसी वजह से ये होता है कि जब हम किसी से मिलते हैं तो वी मेक इन्फ्रेंसेस अबाउट देयर पर्सनल क्वालिटीज़, जिसको हम बोलते हैं इम्प्रेशन फॉर्मेशन. हम किसी का इम्प्रेशन कैसे बिल्ड कर लेते हैं कि सामने वाले ने किस तरीके से बिहेव किया, किस तरीके से आपके सामने परफॉर्म किया, वो सारी चीज़ें देख के आप कहीं ना कहीं एक इन्फ्रेंस अपने माइंड में बना लेते हो. उस चीज़ को बोलेंगे इम्प्रेशन फॉर्मेशन. अब when we assign cause to that particular behavior which is shown in specific social situation, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे एट्रीब्यूशन. जब हमने कह दिया कि सामने वाला अगर ऐसे बिहेव कर रहा है तो उसके पीछे ये रीज़न हो सकता है, राइट. वो रीज़न क्या है क्या नहीं है वो एक अलग मैटर हो गया, बट आपने उसको असाइन कर दिया एक कॉज उसके बिहेवियर को, कि उसने स्पेसिफिक सोशल सिचुएशन में अगर ऐसे बिहेव किया है तो उसके पीछे ये कारण हो सकता है. तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एट्रीब्यूशन. तो इम्प्रेशन फॉर्मेशन और एट्रीब्यूशन, ये दोनों जो होते हैं ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होते हैं एटीट्यूड से. अब व्हाट इज़ एटीट्यूड? एटीट्यूड जो होता है इट रेफर्स टू अ सेट ऑफ इमोशंस, बिलीव्स और बिहेवियर्स किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए या फिर पर्सन के लिए या फिर थिंग के लिए.
तो एटीट्यूड्स जो होते हैं दीज आर द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस और अपब्रिंगिंग, कि हमारी अपब्रिंगिंग कैसी रही और किस तरीके के एक्सपीरियंसेस हमारी लाइफ में रहे, एंड दे कैन हैव अ पावरफुल इन्फ्लुएंस ओवर बिहेवियर ऑल्सो। बिहेवियर के ऊपर हमारा कैसा इन्फ्लुएंस है, वो सारी चीज़ें डिफाइन करती हैं हमारे एटीट्यूड को। अब एटीट्यूड में हम ये जो अभी तक हमने पढ़ा, इसमें 3 प्रोसेसेस जो हैं ये एग्जाम्पल हो गए मेंटल एक्टिविटीज़ के, रिलेटेड टू गैदरिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल वर्ल्ड। इसको हम बोलेंगे सोशल कॉग्निशन। कॉग्निशन आप लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ा है और 12th में भी पढ़ा है, आपको पता है कॉग्निशन मेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं, बट सोशल कॉग्निशन जहाँ पे टर्म आ गया वहाँ पर हम वी आर डिस्कसिंग अबाउट सोशल वर्ल्ड ऑल्सो। सोशल कॉग्निशन जो है ये कैसे एक्टिवेट होगा, ये एक्टिवेट होगा कुछ पर्टिकुलर कॉग्निटिव यूनिट्स से, जिनको हम बोलते हैं स्कीमास, यानी कि कुछ ब्लॉक्स। अब कॉग्निटिव प्रोसेसेस जो होते हैं इनको हम डायरेक्टली तो नहीं देख सकते, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं सोशल इन्फ्लुएंस के जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की फॉर्म में देखे जा सकते हैं, मतलब बिहेवियर के फॉर्म में हम उनको देख सकते हैं, जैसे सोशल फैसिलिटेशन हो गया या फिर सोशल इनहिबिशन हो गया। इसमें क्या होता है कि परफॉर्मेंस जो होती है या तो इम्प्रूव हो जाती है या फिर डिक्लाइन हो जाती है किसी और की प्रेजेंस में, ठीक है। तो इसको सोशल फैसिलिटेशन और सोशल इनहिबिशन बोलते हैं। एंड हेल्पिंग और प्रो सोशल बिहेवियर, एक अलग टाइप का बिहेवियर दैट इज रिस्पॉन्डिंग टू अदर्स हु आर इन नीड और डिस्ट्रेस। कोई अगर ज़रूरतमंद है तो आप उसकी मदद करते हैं, दैट काइंड ऑफ बिहेवियर यू आर शोइंग। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कम्प्लीटली कि सोशल कॉन्टेक्स्ट कैसे इन्फ्लुएंस करता है इंडिविजुअल को, ये पढ़ना ज़रूरी है कि सोशल कॉग्निटिव प्रोसेसेस और सोशल बिहेवियर हैं क्या एक्चुअली। तो सोशल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इन्हीं चीज़ों पर स्टडीज़ करते हैं। अब हम आते हैं नेचर एंड कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। नेचर क्या है एटीट्यूड का और कंपोनेंट क्या है। अब अगर आप कभी अकेले बैठे होते हैं तो आप जनरली कई बार हम ये सोचते हैं कि इन माय ओपिनियन और अदर्स में से सो एंड सो बट आई फील, तो आप उसके आगे एक गैप छोड़ देते हैं। अगर एक सेंटेंस में आपको बोलो इन माय ओपिनियन तो ऐसा होना चाहिए लेकिन हो ऐसे रहा है ना, फिर आप बोलते हैं अदर्स में से सो वो ऐसा कह रहा है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए, तो वो कुछ बातें जो आधी अधूरी सी रह जाती हैं वो इन चीज़ को फिलअप करती हैं। जैसे आप अपने ओपिनियन में क्या फिलअप करोगे, दैट मैटर्स अ लॉट। नाउ कंटिन्यू द एक्सरसाइज, हाउ इम्पॉर्टेंट आर दीज ओपिनियंस टू यू। ठीक है, अब ये ओपिनियन आपने बना लिया, एक राय बना ली, और ये कितने इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ये भी बहुत मैटर करता है। वेर एज यू मे फाइंड दैट सम अदर टॉपिक्स आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू यू, इफ समवन ओपोजेज और चैलेंजेस योर व्यूज अबाउट दीज टॉपिक्स यू गेट इमोशनल। अगर किसी ने आपने जो राय बनाई है उसको अगर कोई अपोज करता है तो जनरली व्हाट हैपन्स, यू गेट इमोशनल फॉर दैट। ठीक है, देन आता है आपका एटीट्यूड के बारे में जो हमने पढ़ा। ऑल डेफिनेशंस ऑफ एटीट्यूड्स एग्री दैट एन एटीट्यूड इज अ स्टेट ऑफ माइंड, अ सेट ऑफ व्यूज और थॉट्स रिगार्डिंग सम टॉपिक कॉल्ड एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। तो एटीट्यूड जो है ये एक स्टेट ऑफ माइंड है, हमारा व्यूज़ है, हमारे थॉट्स हैं, किस लिए, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, कि हम उस पर्टिकुलर बात के बारे में कैसे सोचते हैं, कैसा मानते हैं, क्या हमारा थॉट प्रोसेस है, विच हैव एन इवेल्यूएटिव फीचर। अब इवेल्यूएटिव फीचर उसके कौन से हो गए, पॉजिटिव फीचर है या फिर नेगेटिव फीचर है या फिर उसकी कोई न्यूट्रल क्वालिटी है। तो ये सारे इमोशनल कंपोनेंट के साथ साथ मिलके बनते हैं, और जो थॉट कंपोनेंट है उसको हम कॉग्निटिव एस्पेक्ट मानेंगे। वी ऑल नो, अभी तक आप जितनी स्टडीज़ कर चुके हो आपको पता है कि कॉग्निटिव प्रोसेस जो होता है वो थॉट प्रोसेस से कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है। तो जो थॉट कंपोनेंट है इज रेफर टू एज कॉग्निटिव एस्पेक्ट, इमोशनल कंपोनेंट इज नोन एज अफेक्टिव एस्पेक्ट, एंड बिहेवियरल कंपोनेंट इज नोन एज कोनेटिव एस्पेक्ट। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम ABC के नाम से जानते हैं। ये एस्पेक्ट्स इस पर्टिकुलर चैप्टर में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और आप इसको ये समझिए कि ये एक काइंड ऑफ थ्योरी है, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि ABC कंपोनेंट आप पढ़ोगे तो एटीट्यूड के बारे में आपको और इन डेप्थ नॉलेज मिलती है।
देन एटीट्यूड्स हैव टू बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम टू अदर क्लोजली रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। अब एटीट्यूड आपने पढ़ लिया कि एटीट्यूड क्या चीज़ है, लेकिन उसको आपको इन सब से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ऑल्दो इसमें बिलीफ एंड वैल्यूज़ आते हैं, बट ये बिलीफ और वैल्यू से डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं? बिलीफ का मतलब क्या है? यू हैव ऑलरेडी स्टडीड कि बिलीफ का मतलब है, बिलीफ रेफर्स टू द कॉग्निटिव component of attitudes and form the ground on which attitude stands, such as belief in God। किसी का भगवान में विश्वास है, किसी का डेमोक्रेसी में, किसी का पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में। तो बिलीफ तो एक ऐसा कॉग्निटिव कंपोनेंट हो गया, ऐसा थॉट प्रोसेस हो गया एटीट्यूड से रिलेटेड, जिसमें हम बेसिक ग्राउंड बना देते हैं, जिसके ऊपर एटीट्यूड खड़ा होता है, राइट। तो वैल्यूज़ क्या हो गई? वैल्यूज़ वो एटीट्यूड है या फिर वो बिलीव्स हैं जिसमें कि शुड और ऑट जो है वो मेन कॉन्सेप्ट है, मेन एस्पेक्ट है कि मोरल क्या है, एथिकल वैल्यू क्या है, हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। तो वन एग्जाम्पल ऑफ वैल्यू इज आइडिया दैट वन शुड वर्क हार्ड और दैट वन शुड ऑलवेज बी ऑनेस्ट। Then affective, cognitive and behavioral component, that means ABC component। Attitudes also have other properties। इसके अलावा 4 significant features हैं एटीट्यूड के। एक हो गया वैलेंस, जिसको हम पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी के मायनों में समझते हैं। दूसरा हो गया एक्सट्रीमनेस, कि कोई चीज़ है तो वो कितनी एक्सट्रीम है, किस लेवल पे एक्सट्रीम है, कम की तरफ या ज़्यादा की तरफ। देन सिंप्लिसिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि मल्टीप्लेक्सिटी के नाम से हम समझते हैं। देन कम सेंट्रलिटी। तो वैलेंस पहले हम पढ़ेंगे, वैलेंस के बारे में। वैलेंस जो है, वैलेंस इज पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, यानी कि किसी भी एटीट्यूड के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो एटीट्यूड पॉजिटिव है या नेगेटिव है एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के लिए। एटीट्यूड ऑब्जेक्ट क्या था, हमने पहले पढ़ा। एटीट्यूड ऑब्जेक्ट में कि किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जब हम बात कर रहे हैं या फिर हम अपना एटीट्यूड शो करें, दैट इज़ एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। सपोज एन एटीट्यूड, जैसे कि एक एग्जांपल इसमें लिया है कि से टुवर्ड्स न्यूक्लियर रिसर्च। न्यूक्लियर रिसर्च के लिए आपने एक रिसर्च की और आपने सर्वे किया, उसमें यू हैव एक्सप्रेस्ड इट, यू हैव आस्क्ड पीपल कि उनको अपने जो एक्सप्रेशन हैं वो देने हैं 5 पॉइंट स्केल पे, जो रेंज करेगा 1 से लेकर 5 तक। 1 में आएगा वेरी बैड, 2 में बैड, 3 में न्यूट्रल यानी कि नाइदर गुड नॉर बैड, और 4 में गुड और 5 में वेरी गुड। तो अगर कोई इंडिविजुअल उसको रेट कर रहा है अपना व्यू न्यूक्लियर रिसर्च के लिए 4 और 5 की तरफ, तो क्या मतलब है कि उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है। दिस मीन्स कि ये पर्सन जो है ये ही लाइक्स द आइडिया ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च एंड थिंक्स कि ये कुछ अच्छा है। वेयर एज रेटिंग अगर 1 और 2 की तरफ हो रही है तो एटीट्यूड क्या है, नेगेटिव है, यानी कि पर्सन को ये आइडिया नहीं पसंद न्यूक्लियर रिसर्च का और वो सोचता है कि ये गलत है, राइट। वेयर एज अगर हम बात करें कि कोई बीच के नंबर आ रहे हैं तो दैट मीन्स वो न्यूट्रल एटीट्यूड है। इन दिस एग्जाम्पल न्यूट्रल एटीट्यूड टुवर्ड्स न्यूक्लियर रिसर्च क्या रहेगा, 3 को हम कंसिडर करेंगे न्यूट्रल। तो इस तरीके से हम लोग उसकी वैलेंस को समझते हैं कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। फिर उसके बाद आता है एक्सट्रीमनेस। अब एक्सट्रीमनेस जो होती है किसी भी एटीट्यूड की, वो इंडिकेट करती है कि कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव है। एक्सट्रीम मैंने जैसे बताया कि कितना एक्सट्रीमनेस है, उसकी पॉजिटिव की तरफ एक्सट्रीमनेस है या नेगेटिव की तरफ है। तो टेकिंग द न्यूक्लियर रिसर्च एग्जाम्पल गिवन अबव, अगर रेटिंग 1 की तरफ आ रही है तो इज एन एक्सट्रीम एज रेटिंग ऑफ 5। 1 को भी एक्सट्रीम मानेंगे, 5 को भी एक्सट्रीम मानेंगे। अगर 1 है तो वो अगर पॉजिटिविटी शो कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, या फिर 1 वेरी बैड को इन्होंने लिया है तो वेरी बैड वाला एक्सट्रीम हो गया यानी नेगेटिव। 5 को अगर इन्होंने पॉजिटिव लिया है तो 5 का एक्सट्रीम हो गया वो। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगी वैलेंस हमेशा एक्सट्रीमनेस के केस में, और 2 और 4 को हम लेस एक्सट्रीम मानेंगे। देन कम्स सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि हम मल्टीप्लेक्सिटी की बात करते हैं। इस फीचर में हाउ मेनी एटीट्यूड्स देयर आर विद इन अ ब्रॉडर एटीट्यूड। तो अगर हम किसी एटीट्यूड की एज अ फैमिली कंटेनिंग सेवरल मेंबर्स हम मानते हैं तो हर किसी का एटीट्यूड जो होता है वो डिफ़र करता है। एक एटीट्यूड सिस्टम जो होता है उसको सिंपल तब कहा जाता है जब उसमें एक या
एक से ज़्यादा एटीट्यूड हो, और कॉम्प्लेक्स तब जब उसमें कई सारे एटीट्यूड हो। तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स यहाँ पर डिफर कर जाता है कि एक या एक से ज़्यादा एटीट्यूड है तो सिंपल एटीट्यूड मानेंगे, और उससे ज़्यादा हैं तो कॉम्प्लेक्स। जैसे एग्जाम्पल लिया हुआ है हेल्थ और वेलबींग का, तो एटीट्यूड सिस्टम इज लाइकली टू कंसिस्ट सेवरल मेंबर एटीट्यूड सच एज वंस कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, views about happiness and well-being, and beliefs about how one should achieve health and happiness। तो जो attitude है towards a particular person is likely to contain consist of mainly one attitude। तो जितने ज़्यादा members होंगे उनका attitude उतना ही differ करता जाएगा। तो इसको हर मेंबर का एटीट्यूड है, इट बिलोंग्स टू एन एटीट्यूड सिस्टम ऑल्सो हैज़ ABC कंपोनेंट, यानी कि जो हमने अफेक्टिव, बिहेवियरल और कॉग्निटिव एस्पेक्ट पढ़े वो इसमें हम लोग कंसीडर करेंगे। देन कम सेंट्रलिटी। सेंट्रलिटी में बेसिकली जो हमारा रोल ऑफ पर्टिकुलर एटीट्यूड है एटीट्यूड सिस्टम में उसको हम कंसीडर करेंगे। एटीट्यूड में जहाँ पर ग्रेटर सेंट्रलिटी है would influence the other attitude in the system much more than non-central attitude। यानी कि इस केस में जो एटीट्यूड जिसकी सेंट्रलिटी ज़्यादा है वो इन्फ्लुएंस करेगा जो उन चीज़ों को जो नॉन सेंट्रल हैं या फिर बाहरी हैं या फिर जिनका इम्पैक्ट कम है। तो आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो हमने ये डिस्कस किया कि एटीट्यूड कितने कितने तरीके के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, तो ये सारी चीज़ डिस्कस की। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इससे आगे का डिस्कशन करेंगे। स्टे ट्यून विद अस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को चेक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।